नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत होते हैं दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के साथ। आज एक ऐसा मुद्दा जो देश की राजनीति में छाया हुआ है, ये है भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। एक तरफ जहां देश की राजनीति में भूचाल आया है, वहीं बीजेपी के लिए भी ये किरकिरी साबित हो रहा है। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों आखिर इन्होंने इस्तीफा दिया, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी से। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो एक बात कही जा रही है कि पहले सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़। तो क्या बीजेपी चयन करने में चूक रही है, या बीजेपी के बाहर की जो संस्कृति के लोग हैं उनको लाती है और फिर वो ऐसा एपिसोड हो जाता है कि बीजेपी के लिए किरकिरी साबित हो जाती है? नहीं, निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है, जिस तरीके से वो इस्तीफा हुआ, उसने सत्यपाल मलिक के इस्तीफे को भी, या जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि सत्यपाल मलिक एक गवर्नर थे जी। और देश में 30-35 राज्यों में गवर्नर हैं, ज़्यादा वोकल थे, बोलते थे वो, कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति का इस तरह इस्तीफा देना जी। पहली बार हुआ है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दूसरे राजनीतिक दलों से कार्य प्रणाली में, कार्यशैली में सबसे अलग समझती है। निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन किया, पहले सतपाल मलिक हो या जगदीप धनखड़ हो, इनके चयन में गलती रही है। इस्तीफा धनखड़ जी ने भले ही भावावेश में 2 दिन पहले दिया हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं छन छन के सत्ता के गलियारों से, उसमें एक बात तो साफ होती है कि ये टकराहट पिछले 3-4-5 महीनों से चल रही थी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे हैं, और फिर उसके बाद वेंकैया नायडू रहे हैं। उस समय भी कार्यशैली में ये आती थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होता था, लेकिन उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, उस समय भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत भी नहीं था, इतनी सीटें नहीं थी, 182 थी, उसके बावजूद उन्होंने शालीनता तरीके से काम चलाया। लेकिन जिस तरह जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, बता रहे हैं कि सरकार उनके बीच टकराव चल रहा था, जुडिशरी पे कटाक्ष को लेकर टकराव चल रहा था, और जो महाभियोग आने वाला है हाई कोर्ट के जज पर यशवंत वर्मा, उनके मामले में भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि सरकार की राय से जगदीप धनखड़ अलग चल रहे थे। जी। जिस पार्टी ने आपका चयन किया, उस पार्टी की राय के खिलाफ अगर चल रहे हो, या राय के खिलाफ नहीं चल रहे हो, लेकिन संदेश ये जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो सरकार की राय से अलग राय रख रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने देने का मामला हो, चाहे और कई मौकों पे उन्होंने, जो शिवराज सिंह कृषि मंत्री देश के हैं, उन पे जो कटाक्ष किया, आप क्या कर रहे हो, वो जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये संकेत जा रहा है कि जैसे क्लास में टीचर बच्चे को समझा रहा हो कि आप क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ, डांटने का लहजा। सार्वजनिक रूप से ये लहजा, चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह की जो व्यवहार है, इस तरह की भाषा शैली है, ये शोभा नहीं देती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक परेशानी का कारण बन रहे होंगे, जो हालांकि स्वास्थ्य उन्होंने कारण दिया, लेकिन उसको कोई नहीं मानता। इसी तरह सतपाल मलिक, उन्होंने क्या कहा कि सुरक्षा में फेलियर थी जो हमला हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों को अगर हेलीकॉप्टर से भेजा जाता तो बस पे हमला नहीं होता, सरकार ने जानबूझ के ये किया। तो राज्यपाल या उपराज्यपाल के पद पर बैठकर आप इस तरह की बातें, आप व्यक्तिगत सलाह तो दे सकते हो प्रधानमंत्री को या सरकार के लोगों को, गृह मंत्री को, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह का आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो वो किसी भी राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के लिए शोभा नहीं देता। तो निश्चित रूप से जो इन दोनों का चयन, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान को भी लग रहा होगा कि इन लोगों का चयन करके उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। ये जो एक बात कही जा रही है, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाजपा जो गैर भाजपा की संस्कृति के लोग हैं, उनको लेके आती है और उनको बड़े पद देती है, और बाद में वही भाजपा के लिए किरकिरी का कारण बन जाते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, जैसा अभी हमने 2 नामों पे चर्चा की, सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़, निश्चित रूप से इनके जो इस्तीफे हैं, इस्तीफा जिस तरीके से हुआ, उसके बाद सतपाल मलिक ने आज तक, वो सरकार के खिलाफ बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि समय आने पर जगदीप धनखड़ भी उसी राह पर चलेंगे, और उस राह पे चलने की तैयारी थी, शायद इसीलिए उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। लेकिन निश्चित रूप से जो मनोनीत सदस्य इस तरह के हैं, वो
भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से किए उसका संदेश गलत गया। जी। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी ये बात उठ रही है, पहले भी उठती थी। जिस समय जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया, उनका नामांकन किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े तबके को आश्चर्य हुआ था कि क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए रहे। बिल्कुल। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खुल के विरोध व्यक्त नहीं कर सकता। दबी जुबान में या कोई मीटिंग हुई होगी, उसमें कोई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम पे कोई असहमति जताई हो सकता है, वो बंद कमरे की बात थी, खुलकर बाहर नहीं आई। लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने जताया कि पहले लोक दल में रहे ये, फिर जनता दल में रहे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए सत्यपाल मलिक, और आपने उनको गवर्नर बना दिया, आपने उनको गोवा का गवर्नर बनाया, आपने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, उस समय राज्यपाल था। और इसी तरह जगदीप धनखड़, इनकी पृष्ठभूमि भी जनता दल की रही। उसके बाद ये कांग्रेस से टिकट लड़े, अजमेर से लोकसभा का हारे, फिर किशनगढ़ से विधायक रहे। तो पहले जनता दल, फिर कांग्रेस और फिर भाजपा। तो उससे ये मैसेज गया कि ये किसी पद के लिए या किसी लालच में भारतीय जनता पार्टी से आए, क्योंकि विचारधारा तो उनकी जनता दल की थी। फिर उन्होंने छोड़ के 10 साल कांग्रेस में रहे, और यहाँ आते ही उनको इतना मान सम्मान मिला कि शायद उनको लगने लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। और कुछ जो खबरें आ रही हैं कि कई मुद्दों पर उनका सरकार से टकराव हुआ। अमूमन राज्यपाल या उपराष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि विवादों से दूर रहता है, राजभवन में रहते हैं, राष्ट्रपति अपने उसमें रहते हैं, और कोई जब संसद सत्र चल रहा होता है या कोई संविधान का कोई विधेयक पारित होता है, उस पर राष्ट्रपति की जरूरी मोहर होती है, उनके हस्ताक्षर होने होते हैं, उतना काम होता है। लेकिन जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब भी बहुत वोकल थे। राज्यपाल का वोकल होना कोई गलत नहीं है। कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, वो भी वोकल थे, लेकिन वो सकारात्मक मुद्दों पर अपनी राय रखते थे, वैज्ञानिक मुद्दों पर, देश के प्रगति के मुद्दों पर, युवाओं को संबोधित करते थे, छात्रों को। लेकिन जगदीप धनखड़ ने जिस तरह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जो व्यवहार किया, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियां की, वो उस पद के अनुकूल नहीं थी। और इसी तरह अब जो ये एपिसोड हुआ संसद में, जो भी उनकी सरकार के साथ कंट्रोवर्सी रही, या वो सरकार की जो राय थी या उसकी दिशा थी उसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे थे और सरकार को असहज स्थिति में ला रहे थे, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आला कमान के लिए ये दोनों मुद्दे, सतपाल मलिक का मुद्दा और धनखड़ जी का मुद्दा, ये सबक होने चाहिए कि भविष्य में क्या वो दूसरे दलों से आए लोगों को, मैं दूसरे दलों से आए लोगों को, अदला बदली राजनीति में होती है, पहले से हो रही है, क्योंकि आप उनको आ रहे हैं तो उनको एक सीमा तक रखो। कहीं ऐसे पदों पर अगर नियुक्त किया जाता है तो जगदीप धनखड़ का मैं समझता हूँ शायद कुछ नहीं बिगड़ा, 2 साल के लिए उनका जो पद पे रहते वो नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छवि को जो बट्टा लगा है इससे, उसकी भरपाई करने में मुझे लगता है कि सालों लगेंगे। बीजेपी के ही जो आम कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, एक कटाक्ष में एक बात कहते हैं कि अगर बीजेपी में बड़े पद पे पहुंचना है तो पहले दूसरे दल में जाओ, पहले कांग्रेस में जाओ, पहले कहीं और जाओ, तब जाके बीजेपी में। ये सामान्य तौर पर नहीं होता, लेकिन हाँ पिछले कुछ समय से, मतलब जब से 2014 के बाद से ये परिपाटी बढ़ी है, और जो दूसरे दलों से जो आए लोग हैं उनको बीजेपी में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है। लोकसभा का मैं उदाहरण दूंगा अभी 2024 का। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं को 417 में से 110 लोगों को टिकट दिया। मतलब जितने टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बांटे उसमें 28% टिकट ऐसे लोगों को थे कि जो बाहर से दूसरे दलों से आए, और ज्यादातर उसमें कांग्रेस विचारधारा के थे। वो नेता थे जिन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया, भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर कटाक्ष किया, और वो जब लोग यहाँ आए तो उनको महत्वपूर्ण पदों से नवाज दिया गया। उदाहरण के लिए जगदीप धनखड़ जी का उदाहरण जो है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब 2022 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित किया तो बहुत से हलकों में सवाल उठे कि उनको क्यों किया गया। तो छन छन के जो पर्दे के बीच से आती सीधी कोई बातें नहीं कही जाती, ना भारतीय जनता पार्टी आलीकमान कहेगा ना उसके नेता कहेंगे, लेकिन ये कि शायद जाटों को प्रभावित करने के लिए जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया, जातीय संतुलन को साधने के लिए। ये हर मीडिया, हर चैनल की रिपोर्ट थी। उसके बाद जब 2024 के चुनाव हुए तो आपको आश्चर्य होगा
कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, ये पांचों जाट सीटें हैं लोकसभा की जो 2014 में जीती थी। पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2019 के चुनाव में बाड़मेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन चारों की चारों सीटें हार गई। तो मेरा ये तर्क है कि अगर जगदीप धनखड़ का जाटों पर इतना प्रभाव होता तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से जीत रही थी, जगदीप धनखड़ के आने से हार गई वो, तो इसका मतलब जाटों में रिएक्शन हुआ। जो जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, जगदीप धनखड़ के आने की वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। ये आंकड़े कह रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है कि आप ये सोच के अगर लाए थे कि राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में जगदीप धनखड़ जी का प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से और जुड़ेंगे। वो स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो बेअंत सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनके पोते, वो लुधियाना सीट से हार गए 2024 का चुनाव। पहले वो वहां से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया 2024 में और वो चुनाव लड़े और हार गए। उनको आप राजस्थान ले आए, राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बना दिया और उनको मंत्रिमंडल में ले लिया। जो व्यक्ति 2019 के चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी 2019 में, और 24 में भारतीय जनता पार्टी 0 पे आ गई, तो रवनीत सिंह बिट्टू को लेने से ना तो कोई पंजाब में असर पड़ा, 2 सीटों की आप 0 पे आ गए, और फिर उन रवनीत सिंह बिट्टू को आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कीमत पर आपने राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दे दिया और उनको आपने राज्यसभा में भेज दिया, आपने मंत्री बना दिया। इसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नागौर जिला है, वहां एक कांग्रेस की नेता थी ज्योति मिर्धा, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े तबके ने उसका विरोध किया, नागौर के कार्यकर्ताओं ने भी किया और पूरे राजस्थान में भी। 2014 के चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट से नागौर से हार गई लंबे मार्जिन से। 2019 के चुनाव में फिर वो कांग्रेस से लड़ी, फिर चुनाव हार गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको ये कहते हुए लेती है कि ज्योति मिर्धा के आने से जाटों में फर्क पड़ेगा। जो लोकसभा चुनाव 2 बार लगातार हार रही हैं, उनकी क्या वहां पे स्टैंडिंग या पोजीशन है, उनके कहने से अगर लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो भारतीय जनता पार्टी में आने से उनको क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया, नागौर से उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया और नागौर से वो हार गई। 14 में लोकसभा का हारी, 19 में फिर लोकसभा का हारी कांग्रेस टिकट से, और 2023 में वो विधानसभा का चुनाव भाजपा के टिकट से हार गई। 6 महीने बाद उन्हीं 3 बार हारी ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का फिर टिकट दे दिया और वो चौथी बार भी हार गई। और ये कहा जाता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने में जगदीप धनखड़ की बड़ी भूमिका थी। भाजपा के राजस्थान के नेताओं के विरोध के बावजूद जगदीप धनखड़ उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने न सिर्फ शामिल कराया, बल्कि उनको 23 का टिकट भी दिलवाया, 24 का टिकट भी दिलवाया और दोनों चुनावों में हारी। तो ये भारतीय जनता पार्टी आला कमान के मंथन का और चिंतन का विषय होना चाहिए कि आप बाहर से आए लोगों को, कार्यकर्ताओं को शामिल करो, अगर वो विचारधारा में उनकी आस्था है तो। सिर्फ टिकट के लिए आते हैं, आप उनको टिकट दे रहे हो। 2 चुनाव वो कांग्रेस से हार गई, 2 चुनाव आपके भाजपा के टिकट पे हार गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब वो हार गई नागौर सीट पे। तो मेरा मानना है कि ऐसे जो लोगों को बाहर से भारतीय जनता पार्टी इन 8-10 सालों में ला रही है, जो प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग मेरे हिसाब से किसी भी हालत में सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एमएलए हैं या एमएलए रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनमें इस बात की पीड़ा है कि इस तरह हम बाहर के लोगों को टिकट लाके देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की हम राजनीतिक हत्या करते हैं और वो लोग नहीं जीत पाते। इसी तरह का उदाहरण एक बांसवाड़ा का है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं बांसवाड़ा संभाग के। वो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, दरकिनार करके महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय हार गए। केरल में ऐसे ही एके एंटोनी, जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके, उनके लड़के को भारतीय जनता पार्टी ने केरल से टिकट दिया, अनिल एंटोनी, वो भी चुनाव हार गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत, विचारधारा और अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने वाली पार्टी है,
वो पार्टी दूसरे कार्यकर्ताओं को ले अपना विस्तार करने के लिए। जब आप राजस्थान में 25 की 25 सीटें 2 बार से जीत रहे हो, जी। तो आपको दूसरी पार्टी से लाके ज्योति मिर्धा या महेंद्र सिंह मालवी को टिकट देने की क्या जरूरत थी? लेकिन वही मैंने सवाल उठाया कि उसमें जगदीप धनखड़ की भूमिका थी ज्योति मिर्धा को लाने में। अब उसके बाद जब वो विधानसभा का हार गई, तब भी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान नहीं चाहता कि जो 3 चुनाव लगातार हार गया उसको हम लोकसभा चुनाव में टिकट क्यों दे रहे हैं? अच्छा, ये भी उन्होंने दिया। जी, एक बात जो मन में आ रही है कि ये दूसरी पार्टियों से इधर लाना, खास तौर से कांग्रेस से, ये बीजेपी को चाहे मजबूत करे या ना करे, पर क्या ये बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात का हिस्सा है? ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको वहां से तोड़ दिया जाए। नहीं, देखिए, इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने से कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। जी। 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस को पूरे देश में 44 सीटें मिली, तो इस नारे को बल मिला था कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? उसके बाद जब 19 का चुनाव हो तो कांग्रेस 52 सीटों पे सिमटी, विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन आप ये देखिए 2024 का चुनाव, कांग्रेस 99, मतलब 44 का जो आंकड़ा था 14 में, उससे डबल से भी ज्यादा वो सीटें ली। उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, कर्नाटक का चुनाव जीता और अभी तेलंगाना का चुनाव जीता। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस नेताओं को आप लेने से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, और ऐसे नेताओं को आप ले रहे हो जो नेता आके आपकी किरकिरी करा रहे हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं फिर भी राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और भी दूसरे नेता हैं जो गवर्नर हैं या उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके भी आला कमान से किसी चीज को, कार्यशैली को लेकर हो सकता है विरोध रहते हो, जी। लेकिन वो कभी इस तरह मुखर होकर नहीं बोलते। पर बीजेपी को फायदा भी तो हुआ है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी दूसरी पार्टी से आए, मध्य प्रदेश में सरकार बना दी। हम केवल वो वाला पक्ष क्यों देखते हैं कि भाई कहाँ नुकसान हुआ है? उनकी इस योजना से कई जगह फायदा भी उनको हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को दूसरे दलों के नेताओं को लाने में कोई विरोध नहीं है। जी। देखिए, आप उनको संवैधानिक पद पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, आज केंद्र में मंत्री है, जी। वो क्या करेंगे? अगर कुछ बोलेंगे तो वो संवैधानिक संकट पैदा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा वो इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के भी कई, कल्याण सिंह, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से गए छोड़ के। जी। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पे बैठा आदमी अगर इस तरह करता है या गवर्नर पे बैठा है, और देश की सुरक्षा के मामले में सतपाल मलिक ने जो बयान दिया वो राजनीतिक नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा में चूक थी, जो भाषा विपक्ष बोल रहा, जो भाषा दूसरे लोग बोल रहे, वही सतपाल मलिक ने बोली, और क्या कह के कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो गवर्नर पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर कोई आदमी बैठा है तो ना जाट है ना किसान है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे देश में किसान भी आता है, व्यापारी भी आता है, सीमा पर लड़ने वाले सैनिक भी आते हैं, युवा भी हैं, छात्र भी हैं। इस पद पर जो आदमी बैठा है वो अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मैं जाट हूं या मैं सिर्फ किसानों का प्रतिनिधि हूं। आप किसान भी इस देश के हैं, अन्नदाता हैं, उनकी कोई समस्या है तो उनको उठानी चाहिए। लेकिन इस तरह आप एक पार्ट बन जाओ, अगर आप ये जिताने की कोशिश करो कि नहीं साहब किसानों के साथ अन्याय हो रहा, तो किसानों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो देश में किस व्यक्ति को पीड़ा नहीं होगी? अगर किसान सड़क पे बैठा है और लाठी खा रहा है तो सबको पीड़ा होगी। लेकिन पद पे, आप पद की गरिमा का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। सवाल वही फिर आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को जो विचारधारा से प्रेरित नहीं है, क्या उन लोगों को आपको ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करना चाहिए? और अगर करते हो और फिर ये स्थितियां होती हैं तो उसमें और किसी का नुकसान नहीं है, सतपाल मलिक का नुकसान नहीं है, जगदीप धनखड़ का नुकसान नहीं है। राज्यपाल बनने से पहले सतपाल मलिक को कितने लोग जानते थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ की पहचान एक न्यायविद या अच्छे वकील के रूप में थी, लेकिन आज इस कंट्रोवर्सी से उनको पूरा देश जान गया। तो सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़ को तो फायदा ही फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। तो ये जो बीजेपी की कवायद चल रही है कि दूसरी पार्टी से नेताओं को लाना और उन्हें स्थापित करना, इस परंपरा से बीजेपी को भविष्य में कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, या ये उनकी रणनीति का हिस्सा है? भी देखिए, एक दो एपिसोड से मैं नहीं मानता कि कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन पिछले, आप ये देखिए कि जो 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उसमें नए लोगों को स्थापित करने के नाम पर, नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने के नाम पर जो वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से भविष्य में
परेशानी का कारण बन सकता है। नए लोगों को लाने की एक प्रक्रिया होती है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में होती थी कि भैरव सिंह जी थे, भैरव सिंह जी जब इतने साल हो गए, भैरव सिंह जी को उपराष्ट्रपति ले गए, वहां से आप वसुंधरा जी को ले आए, एक पीढ़ी का चेंज हो गया। लेकिन बिल्कुल नए लोगों को लाके, इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में जब कांग्रेस डिवाइड हुई, उसके बाद उन्होंने यही किया था कि स्थापित नेता है, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हो, चाहे महाराष्ट्र में बसंत दादा पाटिल हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे कमलापति त्रिपाठी हो, या बिहार के अंदर जगन्नाथ मिश्रा, अब्दुल गफूर जो मुख्यमंत्री रहे थे, उनको कमजोर किया ये सोच के कि कहीं ये मजबूत नहीं हो जाए, और नए नए लोगों को लाए। उसका नुकसान कांग्रेस को जो ये उठाना पड़ रहा है, ये 1-2 साल में उसकी नहीं दिखती है। आपने कोई भी किया, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके नए लोगों को भी मौका देना चाहिए, पर जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी एकदम आप अगर अनदेखी करते हो और सारे नए लोग भर लेते हो, जिनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ये कह सकते हैं कि उस पद पे आने के लिए अभी और समय चाहिए था, तो आप उन लोगों को अगर ले तो आते हो, आपने उनको स्थापित भी कर दिया, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो छवि पे जो पट्टा लगता है उनकी छवि पे नहीं लगेगा, वो पार्टी की छवि पे पट्टा लगता है। वो लगता है कि नहीं, देखो पुराने नेताओं को दरकिनार करने के लिए आपने, जैसे योगी जी की अभी चल रही है, यूपी के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था पिछले एपिसोड में, तो यही है कि योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाने के लिए कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं कि साहब ओबीसी के व्यक्ति को लाओ, ये राजपूत है जो वहां यूपी के चुनाव आने वाले हैं। अब अगर आप वहां पे योगी आदित्यनाथ को हटाते हो, पिछले 40 साल में योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो रिपीट हुए हैं, तो उनको जनता का विश्वास होगा, उनकी कार्यशैली से मतभेद हो सकता है, आपको भी हो सकता है, कांग्रेस को भी है, समाजवादी पार्टी को भी है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है जो इसके नाम पर दोबारा सरकार रिपीट हुई। पहली बार 312 आई जब योगी चेहरा नहीं थे, लेकिन दूसरी बार जब रिपीट हुए 255 सीटें आई, तो पहली बार दशकों बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल के बाद भी वो काम कर रहा है, 8 साल तक कर रहा है। तो आप सिर्फ परिवर्तन करने के लिए, या कोई व्यक्ति हमको पसंद है या ये नहीं है, या जातिगत समीकरण, इस तरह से अगर पार्टी दरकिनार करेगी वरिष्ठ नेताओं को, तो आज वो चीज नहीं दिख रही है। ये जो झटका लगा है सतपाल मलिक का, उससे तो बीजेपी उभर गई। देखिए जगदीप धनखड़ वाला जो झटका है, आने वाले समय में क्या ये एपिसोड क्या टर्न लेता है कोई नहीं जानता। वो क्या चीज बोलेंगे सतपाल मलिक की तरह, कुछ नहीं होगा, बीजेपी का फिर से उपराष्ट्रपति चुन जाएगा जो संख्या वाले बीजेपी के सामने। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उससे अगर बीजेपी सबक लेती है तो वो बीजेपी के लिए भी अच्छा है और वो देश के लिए भी अच्छा है, देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। ये जो एपिसोड हुआ ये किसी बीजेपी का नुकसान है या कांग्रेस का फायदा है, उससे ऊपर हम देखें कि एक राष्ट्र की जो लोकतांत्रिक छवि है उसको तो धब्बा लगता ही है ना, कि उस तरह उपराष्ट्रपति को बीच में आपने इस्तीफा दिया, कारण कुछ भी रहे हो, और स्वास्थ्य कारण उपराष्ट्रपति ने बताए हैं, और अब अगर आगे वो कुछ ऐसी बात कहते हैं कि साहब मुझे इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, तो स्वास्थ्य कारण कहाँ जाएंगे? और स्वास्थ्य कारण की वजह से इस्तीफा दिया तो उससे 4 घंटे पहले उनके कार्यालय ने जारी किया था कि 23 को जयपुर आएंगे। अगर आप स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दे रहे हो, फिर सार्वजनिक समारोह में आप जयपुर भी आ रहे थे, तो ये सब चीजें देश की जनता, अब इतनी खुलापन आ गया है राजनीति में, हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में, कि हम अगर चीजों को छुपाना चाहेंगे ना तो वो चीजें छुपेंगी नहीं। जो कार्यकर्ता आपके लिए 20-20, 30-30 साल से काम कर रहा है, उसको इग्नोर करके अगर आप दूसरे दल से कार्य लाओगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी, कुछ समय के लिए आपको हो सकता है उसका फायदा मिल जाए, आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन वो जो कार्यकर्ता में व्यथा होगी कि काम तो हम करें, डंडे तो हम खाएं, मुकदमे तो हम लगवाएं, और जब चुनाव का नंबर आए तो राज्यसभा से रवनीत सिंह बिट्टू आ जाए और 3 बार की हारी हुई ज्योति मिर्धा को आप टिकट दे दो, या आप महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट दे दो, तो ये चीज कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, आप उसकी योग्यता के आधार पर लाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर 3 बार चुनाव हारे हुए व्यक्ति को आप अगर टिकट देते हो तो उसको कार्यकर्ता, अब वो अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होगा इसलिए नहीं बोलता है, उसका विरोध नहीं कर पाता, या दिल्ली में आला कमान इतना मजबूत है कि उनको बोलते हैं अगर बोलेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक ये चीजें चलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी में भी जो असंतोष के स्वर है जो अभी तक नहीं उभरे, उसके उभरने की आशंका पैदा जरूर होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा
ये जो मुद्दा चला है उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, इसने देश में और साथ के साथ बीजेपी की आंतरिक राजनीति में भी बड़ा भूचाल ला दिया है। अभी देखना बाकी है कि ये आगे इसमें और क्या-क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कि यानी कि इस्तीफे के कारण क्या रहे, इसके अभी धीरे-धीरे कुछ कारण छन के सामने आने लगे हैं। देखना बाकी है कि वास्तविक कारण क्या थे, क्या सही में स्वास्थ्य कारण ही थे या कुछ अन्य कारण थे, ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.